डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद्रवीर आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रक्त और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें सम्मिलित है रक्त समूह और विशेषतः बच्चों में संभावित रक्त समूह। इसके क्वेश्चंस आर्म्ड फोर्सेस एग्जाम्स और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और कई स्टूडेंट्स भ्रम एवं कंफ्यूजन के कारण इसको रॉन्ग कर देते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पढ़ाए हुए इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे, जिसमें मैंने इस टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से डायग्राम से और आसानी से समझाया है, जो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो सके, तो यह आपके चयन को 100% सुनिश्चित करेगा। चलिए समझते हैं मानव रक्त क्या है, इसका संगठन कैसा है, यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, रक्त या खून एक शारीरिक तरल द्रव पदार्थ होता है। यह एक गाढ़ा, कुछ चिपचिपा और लाल रंग का द्रव्य है, अर्थात यह पदार्थ है, पदार्थ जिसमें दूसरे अन्य पदार्थ भी घुले हुए हैं। यह एक जीवित तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक अर्थात यह कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है या एक माध्यम उपलब्ध करवाता है उनको जोड़ने के लिए। रक्त का निर्माण प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर होता है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि प्लाज्मा है जो द्रव रूप में है, तरल रूप में है, और रक्त विभिन्न रक्त कणिकाएं उसमें तैर रही है। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं और रक्त कणिकाएं विभिन्न रूपों में तैरती रहती है। यह रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट्स के रूप में पाई जाती है। प्लाज्मा क्या है, जिसे प्रद्रव्य भी कहते हैं। अभी हमने कहा था प्लाज्मा पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव्य होता है, जो रक्त का लगभग 55% से लेकर 60% भाग बनाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये यदि प्लाज्मा है जो तरल रूप में है, तो इसके अंदर रक्त कणिकाएं तैर रही है। यह प्लाज्मा 90% तक जल से बनता है और शेष 10% भाग में इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और कुछ खनिज पदार्थ और आयंस पाए जाते हैं। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्लाज्मा में सभी प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक और प्रोटीन इसमें पाया जाता है जिसे हम हिपेरिन प्रोटीन कहते हैं। हिपेरिन प्रोटीन रक्त वाहिनियों में रक्त को जमा होने से रोकता है, अर्थात रक्त को जमने से बचाता है या रोकता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त आसानी से प्रवाहित हो सके। तो यह विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, साथ ही साथ प्लाज्मा में कुछ ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन यह भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार प्लाज्मा में प्रोटीन का छिड़काव किया हुआ है और साथ ही साथ उसमें रक्त कणिकाएं सारी तैर रही है। यह संयुक्त रूप से मनुष्य में रक्त का निर्माण करता है। अब हम विभिन्न रक्त कणिकाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है लाल रक्त कणिकाएं अथवा आरबीसी, जिन्हें हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। आरबीसी देखिए चित्र के अनुसार, ये रक्त वाहिनी में आरबीसी इस प्रकार से रहते हैं। इनका जो आकार है गोलाकार ऊपर से देखने पर दिखाई देता है और यदि साइड से देखेंगे तो ये इस प्रकार की दिखाई देती है। इनका जो जीवन काल है वह लगभग 100 से लेकर 120 दिन तक का होता है, अर्थात लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी जो 100 से 120 दिन का होता है। भ्रूणकाल अवस्था में, अब यहां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी का फॉर्मेशन या लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती है मानव शरीर में और कब कहां बनती है, यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भ्रूणकाल अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वह यकृत यानी लिवर और प्लीहा स्प्लीन में होता है। यहां प्रश्न में हमेशा पूछा जाता है कि भ्रूणकाल अवस्था में आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है, और अधिकांशतः उत्तर बोन मेरो या अस्थि मज्जा करके आ जाते हैं, जबकि यह उत्तर नहीं होता है। भ्रूणकाल अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत अथवा प्लीहा में होता है। अब जन्म के उपरांत और फिर वयस्क अवस्था में जब एडल्ट हो जाते हैं तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा या
बोन मेरो जिनको कहते हैं रेड बोन मेरो में होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा और यकृत में होती है। प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? प्लीहा को। और कुछ भाग भक्षण प्रक्रिया के कारण यकृत में भी समाप्त होता है। अतः आरबीसी की मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कहते हैं, जो हमारे उदर भाग में या पेट के बाईं तरफ पाई जाती है, वहां पर, और कुछ भाग यकृत में इनका नष्ट होता है। आरबीसी में एक विशेष वर्णक उपस्थित होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो लाल रंग प्रदान करता है और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह श्वसन वर्णक के रूप में पाया जाता है। तो आरबीसी का महत्वपूर्ण वर्णक हीमोग्लोबिन। रक्त कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाओं के बाद में आते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम WBC भी कहते हैं, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स, यह कोशिकाएं होती है क्योंकि इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अब यहां शब्द देखिए, ल्यूकोसाइट, दो शब्दों से मिलकर बना है यह पूरा शब्द। ल्यूको का जो अर्थ होता है वह होता है श्वेत अथवा रंगहीन, जिसमें रंग नहीं है। और पीछे जो शब्द है साइट, इसका अर्थ है सेल्स या कोशिकाएं, जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं। तो श्वेत या रंगहीन और वैसी कोशिकाएं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनका निर्माण, सबसे महत्वपूर्ण, इनका निर्माण कहां होता है? तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा तथा प्लीहा दोनों में होता है। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मेरो, प्लीहा जिसे हम स्प्लीन कहते हैं या तिल्ली भी कहते हैं। अब इनका निर्माण होने के बाद यह विभिन्न प्रकार की हो जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं एक ही प्रकार की न होकर इनका वर्गीकरण विभिन्न विभिन्न प्रकार से होता है, जिसमें से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनते हैं, जो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो लिम्फोसाइट है वह उसमें सर्वप्रथम आता है टी लिम्फोसाइट। तो टी अर्थात टी का निर्माण होता है थाइमस ग्रंथि में। तो इसको याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका यही है कि टी शब्द यहां भी आ रहा है, और थाइमस की यदि स्पेलिंग देखते हैं अंग्रेजी में तो पहला शब्द टी से शुरू होता है। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण भी टी में ही हुआ, अर्थात थाइमस ग्रंथि में हुआ। और दूसरा जो बी लिम्फोसाइट होता है, यह बी लिम्फोसाइट, इसका निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा। तो यहां पे भी याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है कि अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में बोन मेरो कहते हैं। बोन की स्पेलिंग भी किससे शुरू होती है? बी से। तो बी लिम्फोसाइट बोन मेरो, टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि, जो कि गले में हमारे होती है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। वर्गीकरण हम पुनः देखेंगे, लेकिन इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, और ये केंद्रक ही इनमें विभिन्न जो कार्यकी के आधार पर, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षणों के आधार पर इनको वर्गीकृत करता है, विभिन्न विभिन्न तरीके की श्वेत रक्त कणिकाएं बनाता है। अब शरीर में इन श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात देखते हैं। देखिए आप चित्र में इसमें अच्छी तरह से, अधिकतर आपको लाल रक्त कणिकाएं दिख रही होगी। आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर रहा हूं, ये सभी लाल रक्त कणिकाएं हैं। लेकिन कुछ एक यहां पर WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं भी नजर आ रही है। तो आरबीसी और WBC का जो अनुपात है संख्या का, वह हमारे शरीर में कितना है? तो आरबीसी अधिक है, अर्थात 600 आरबीसी होते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं होती है, तो एक केवल WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं होगी। अब WBC कणिकाओं के वर्गीकरण को देख लेते हैं हम। विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं और उनके क्या क्या नाम है। इनका जो वर्गीकरण किया गया है वह दो प्रकारों में है, कणिकामय और अकणिकामय। तो ये जो कणिकामय है, इसका अर्थ अगर हम ऐसे देखें, इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, अर्थात जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं या कण भरे हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं उसमें दाने हैं। और दूसरा हो गया अकणिकामय, जिसे हम कहेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। तो कणिकामय और अकणिकामय। अब कणिकामय
को कितने प्रकारों में विभाजित किया है? तो कणिकामय को हमने 3 प्रकारों में विभाजित किया है, अर्थात ग्रेन्युलोसाइट्स को हमने 3 भागों में और बांटा है, जिनके चित्र आप देख पा रहे हैं। देखिए यहां पर सर्वप्रथम आता है इओसिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। यह तीनों ही कणिकामय हैं, यानी ग्रेन्यूल्स इनमें उपस्थित है। चित्र में देखिए आप, सर्वप्रथम इओसिनोफिल्स, ये पहला ही है इओसिनोफिल्स, दूसरा आ रहा है बेसोफिल्स, यह चित्र बेसोफिल्स का, और यह तीसरा न्यूट्रोफिल्स का। अब यहां केंद्रक और ग्रेन्यूल्स यानी कण, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखिए इन तीनों चित्रों में आपको कण दिख रहे हैं, यहाँ ये हरे पीले रंग के कण भरे हुए हैं और 2 केंद्रक लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार बेसोफिल्स में यह बिल्कुल कण दिखाई दे रहे हैं और लाल रंग का एक बड़ा केंद्रक दिखाई दे रहा है, और न्यूट्रोफिल्स में भी हरे रंग के कण दिखाई दे रहे हैं और 3 केंद्रक या 3 से ज्यादा भी, अर्थात मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। अब एक प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर श्वेत रक्त कणिकाएं हेडिंग हम दे रहे हैं, पर यहां तो ये रंगों से भरी हुई दिख रही हैं। यह ऐसा नहीं है, इनको स्पष्टतः माइक्रोस्कोप में देखने के लिए एक विशेष डाई या जिसको स्टेन कहते हैं उससे अभिरंजित किया जाता है, ताकि हमें चित्रों के अंदर की जो संरचना है उनका स्पष्ट रूप से पता चल सके, और फिर हम सूक्ष्मदर्शी से उसको अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसीलिए ये विभिन्न रंगों में आपको दिखाई दे रही हैं। तो कणिकामय 3 प्रकार, और फिर आता है अकणिकामय। यहां ग्रेन्यूल्स नहीं है, कण नहीं है, केंद्रक उपस्थित है। देखिए सर्वप्रथम है इसमें लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट। यह देखिए, यह जो चित्र है वो लिम्फोसाइट का है और यह मोनोसाइट का है। अब यहां ध्यान देना है, अभी हमने कहा था लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक था टी लिम्फोसाइट और दूसरा था बी लिम्फोसाइट। तो टी और बी, हमने कहा था टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में बनते हैं और बी लिम्फोसाइट बोन मेरो या अस्थि मज्जा में बनते हैं। सबसे बड़ी इनमें से आपको अगर चित्र के आधार पर देखें तो आपको कौन सी श्वेत रक्त कणिका दिख रही है? उत्तर होगा मोनोसाइट, जो अकणिकामय है। यह है मोनोसाइट। इसकी प्रकृति जो होती है वो भक्षण प्रकृति की होती है, अर्थात जितने भी रोगाणुओं का जो भक्षण होता है लिम्फोसाइट द्वारा आक्रमण करके उनको मारा जाता है, उनको खाने का कार्य कौन करती है? मोनोसाइट करती है, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। और यह प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में कौन सी होती है? उत्तर होगा अकणिकामय में मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट। और इसी के साथ एक विशेष तथ्य, टीबी रोग में अर्थात जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें मोनोसाइट्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बहुत सारे मोनोसाइट्स दिखते हैं जब ब्लड का टेस्ट किया जाता है। तो एड्स रोग में डब्ल्यूबीसी की मात्रा में कमी हो जाती है। एड्स का जो रोग होता है वह शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र पर आक्रमण करता है, इसका जो वायरस होता है HIV वायरस। और श्वेत रक्त कणिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, अर्थात इनके जो सेल्स हैं वह शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब प्रतिरक्षी तंत्र पर ही अटैक हो गया तो WBC क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कम। इसीलिए एड्स रोग में WBC की मात्रा में कमी आती है। और एक और रोग होता है जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। देखिए एक कोई भी रोगी होता है उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण या इन्फेक्शन होता है तो WBC बढ़े हुए आएंगे, क्योंकि वो लड़ाई करते हैं उस रोगाणुओं से। तो ब्लड कैंसर में WBC बहुत बढ़ जाते हैं और यह रोग ल्यूकेमिया कहलाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, इस रोग को ल्यूकेमिया कहते हैं। अब हम साथ ही साथ इन श्वेत रक्त कणिकाओं के जीवन काल की चर्चा करते हैं। इनमें चूंकि विभिन्न प्रकार की कणिकाएं होती है तो सबका जीवन काल एक जैसा नहीं होता है। लाल रक्त कणिकाओं के जीवन काल को हमने कहा था कि 100 से लेकर 120 दिन के होते हैं, लेकिन यहां श्वेत रक्त कणिकाओं में देखिए जो इओसिनोफिल्स है, अर्थात जो अम्लीय
डाई से अभिरंजित करते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनका जीवन काल जो होता है वो 8 से 12 दिन का होता है, लेकिन बाकी सभी में इनके जीवन काल बहुत कम होते हैं। औसतन इनका जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक का ही होता है। बेसोफिल्स का जो जीवन काल है वह कुछ ही घंटे से लेकर बहुत कम दिनों का होता है, और न्यूट्रोफिल्स का जो जीवन काल है वह कुछ ही 6 घंटों से लेकर कुछ ही दिनों का होता है। इस प्रकार यह कणिकामय के जीवन काल। अब देख लेते हैं अकणिकामय अर्थात लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के जीवन काल को। लिम्फोसाइट में हमें यह ध्यान रखना होगा कि लिम्फोसाइट यह सेल वह है जो प्रतिरोधी तंत्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं, तो यह साथ ही साथ मेमोरी सेल्स भी कहलाते हैं। जो हमारी इम्यूनिटी है उसमें यह मेमोरी सेल्स भी कहलाते हैं, स्मृति वाले सेल्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तब तो इनका जीवन काल कई वर्षों तक का होता है, और साधारणतः अगर समझें तो औसतन कुछ सप्ताह का इनका जीवन काल होता है। अब अंतिम रूप से मोनोसाइट का जीवन काल, इसका भी जीवन काल कुछ दिन से तक का ही होता है। तो औसतन WBC के संदर्भ में जीवन काल की यदि बात की जाए तो यह कहा जाता है कि इनका जीवन काल कुछ ही समय तक का होता है, ज्यादा दीर्घ अवधि या लंबा जीवन काल इनका नहीं होता है। अब तीसरे प्रकार की रक्त कणिकाएं जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं या जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उनको समझते हैं। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, यह प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं, अर्थात इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बो जो शब्द आया है वह शब्द रक्त के थक्के में एक प्रोटीन होती है उससे संबंधित है, और साइट्स वही होता है कोशिकाएं। लेकिन यहां पर भी इन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा यह भी कणिकाएं हैं न कि कोशिकाएं। तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, यह रक्त में अनियमित आकार की, देखिए चित्र की तरफ, यहां रक्त प्रवाहित होता हुआ और आरबीसी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इनमें यह नीले अथवा बैंगनी कलर की जो अनियमित आकार की, जिन पे मैं मार्क कर रहा हूं, यह सभी कोशिकाएं या कणिकाएं थ्रोम्बोसाइट अथवा बिंबाणु हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं और कई बार पट्टिकाणु भी कहा जाता है। इनका कोई आकार निश्चित नहीं है, अनियमित आकार की है। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, यह भी केंद्रक रहित है, अनाभिकीय है, और यह केवल स्तनधारियों के रक्त में उपस्थित होती हैं। इनका जीवन काल 3 से लेकर 5 दिन का होता है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, किस रोग में प्लेटलेट्स अथवा बिंबाणु अथवा थ्रोम्बोसाइट की संख्या कम हो जाती है? उत्तर होगा डेंगू रोग में। डेंगू रोग जो बहुत खतरनाक रोग होता है, उसमें इन प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार यह प्लेटलेट्स, हम इनका महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्य रक्त का थक्का बनाना, अर्थात अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो शुरू में तो रक्त प्रवाहित होता है वहां से और कुछ ही देर बाद रुक जाता है। उसके रुकने का कारण, उसी को हम कहते हैं रक्त का क्या बन गया? थक्का बन गया। वहां पर एक जेली जैसा पदार्थ गाढ़ा चिपक जाता है, वो रक्त का थक्का कहलाता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान थ्रोम्बोसाइट्स अर्थात प्लेटलेट्स का ही होता है। रक्त कणिकाओं के बाद रक्त के थक्के की बात आती है। रक्त का थक्का, थ्रोम्बोसाइट्स, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रक्त कणिकाएं होती है, जिनको हमने प्लेटलेट्स कहा था, वह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। समझते हैं हम रक्त का थक्का कैसे बनता है इस फ्लो चार्ट की मदद से। रक्त का थक्का बनने के लिए जब भी हमें चोट लगती है तो हमारा रुधिर वहां से निकलना शुरू हो जाता है, चाहे बड़ा घाव हो या कोई कट हो, और जैसे ही यह रुधिर हवा के संपर्क में आता है तो वो रक्तवाहिनी जिससे रुधिर निकल रहा है वह सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण उसमें से थ्रोम्बोसाइट्स या जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं वह निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और वह टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वह टूटना शुरू होते हैं तो देखिए फ्लो चार्ट में थ्रोम्बोसाइट्स अर्थात प्लेटलेट्स या बिंबाणु या वायु के संपर्क में आए, रुधिर के साथ टूटना शुरू हो गए, और यहां पर रुधिर से एक विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, या जिसे हम प्रोटीन कह सकते हैं, लेकिन वह निष्क्रिय अवस्था में होती है, जिसे प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है।
जिसे प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है। प्रो जब भी लगता है तो वह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन निष्क्रिय अवस्था में होती है। यह प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर में उपस्थित कैल्शियम, देखिए कैल्शियम हड्डियों में उपस्थित होता है, पोषक पदार्थों से हमें मिलता है, आपको पता है। तो यह कैल्शियम से रिएक्ट करता है और कैल्शियम के साथ यह निष्क्रिय अवस्था से थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है, अर्थात ये प्रो शब्द हट जाता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन बना देता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाती है। अगेन यह निष्क्रिय में कन्वर्ट हो गई तो शब्द आ गया प्रो, तो यह निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन बना देती है। और यह निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम और साथ ही में बहुत महत्वपूर्ण विटामिन के साथ अभिक्रिया करता है। और यहाँ एक एंजाइम भी होता है ट्रिप्टेज नामक। तो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन इन तीनों की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाती है। सक्रिय थ्रोम्बिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। यह सक्रिय थ्रोम्बिन ही आगे जाकर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन से अभिक्रिया करती है, जिसका नाम क्या था, फाइब्रिनोजन। यह फाइब्रिनोजन से क्रिया करती है और फाइब्रिन नामक एक महीन पतले तंतुओं की प्रोटीन बना देती है, जो अपना एक जाल बना देता है और वह जाल फैल जाता है, जिसमें लाल रुधिराणु या रक्त रुधिराणु कह सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएं आकर फंस जाती है और वह प्रारंभ में जेली सदृश होती है और बाद में वह एक ठोस पिंड बना लेती है, जिसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। इस प्रकार इन निरंतर क्रियाओं से रक्त के थक्के का निर्माण होता है। यह रक्त का थक्का प्रोटीन क्रियाविधि का ही परिणाम होता है। तो इसमें कई कारक भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 13 कारक जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भाग लेते हैं। उनमें से 8वें नंबर का कारक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो इस क्रियाविधि को अपने परिणाम तक पहुंचाता है और अंततः रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त के थक्के को बनने को हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, रक्त का थक्का जो बनता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जो होती है वो इस प्रकार होती है। देखिए इस चित्र से आप, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, साथ में ये थ्रोम्बोसाइट्स है और यहां आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार रक्त का थक्का बन रहा है। पुनः देखिए आप, यह विभिन्न प्रोटीन के तंतुओं का जाल और यह जो है यह थ्रोम्बोसाइट्स है जो बैंगनी रंग की यहां आपको दिखाई दे रही है। ये कुछ लाल रक्त कणिकाएं हैं और यह कुछ प्रोटीन्स हैं जो पीले रंग में दिख रहे हैं। देखिए यहाँ ये तंतुओं का जाल है जो पहले पीले सदृश प्रोटीन का होता है और वह धीरे धीरे लाल रक्त कणिकाओं के फंसने के कारण एक ठोस पिंड बन रहा है। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है क्लियर, यह अभी पीले रंग का, अब इस पे ये विभिन्न प्रकार की प्रोटीन आकर चिपक गए जिसमें लाल फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन में लाल रुधिराणु फंस गए और ये रक्त का थक्का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब समझते हैं रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हमने कहा था लाल रक्त कणिकाएं जो कि परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन यहां प्रश्न बनता है यह केंद्रक ऊंट और लामा में उपस्थित होता है, यानी ये दोनों अपवाद है, एक्सेप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऊंट और लामा ऐसे प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। सबसे छोटी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका किसमें पाई जाती है? कस्तूरी हिरण में पाई जाती है, जो कस्तूरी पैदा करती है, एक प्रकार का मस्क डियर कहते हैं जिसको हम, और हिमालय के पहाड़ों में ये ज्यादातर पाया जाता है। तो उसकी आरबीसी का साइज है वो सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है सैलामेंडर नामक एक जो पृष्ठवंशी जीव होता है उसमें पाई जाती है। प्लीहा को रुधिर बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है, क्योंकि आकस्मिक जब रुधिर की सप्लाई तुरंत करनी होती है तो लगभग 30% ब्लड है जो प्लीहा से मिल सकता है। तो प्लीहा एक प्रकार का क्या बन गया? ब्लड बैंक। इसी प्रकार आरबीसी की संख्या ज्ञात करने वाला जो यंत्र होता है, जो एपरेटस है, जो उपकरण है, उसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पूछा जाता है एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रूप में। सभी सैन्य सेवाओं की परीक्षाओं में ये इस प्रकार के तथ्यों से सीधे प्रश्न आते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। हीमोसाइटोमीटर की बात की थी हमने, जो रक्त कणिकाओं, विशेषतः लाल रक्त कणिकाओं के जो संख्या ज्ञात करने के लिए काम में आता है। तो उनकी संख्या कितनी होती है समझते हैं, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है
कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह कई बार पूछे हुए प्रश्न है। आरबीसी की जो संख्या होती है वह पुरुषों में 5.0 से लेकर 5.9 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, अर्थात मिलियन में है, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो प्रति क्यूबिक मिलीमीटर अर्थात प्रति घन मिलीमीटर। तो पुरुषों में 5.0 से लेकर 5.9 मिलियन, मिलियन शब्द को ध्यान रखना है, केवल 5.0 5.9 नहीं करेंगे, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर या प्रति घन मिलीमीटर। महिलाओं में इनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, वह है 4.5 से लेकर 5.0, इकाई वही रहेगी मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर या प्रति घन मिलीमीटर। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन आप जानते हैं ये एक श्वसन वर्णक होता है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो इनकी मात्रा पुरुषों में जो होती है वो 15 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। इनकी जो संख्या होती है वह प्रति 100 मिलीलीटर या जो पैथोलॉजी लैब्स में जो जांच करते हैं उनमें ज्यादातर यह डेसीलीटर में भी बताई जाती है। तो 15 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड। महिलाओं में जैसे कि आरबीसी कम है तो इनकी संख्या हीमोग्लोबिन की भी कम हो जाती है, लाल रक्त कणिकाओं के कम होने के कारण। महिलाओं में होती है 12 से लेकर 14 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड। बच्चों में आरबीसी बहुत ज्यादा होते हैं तो हीमोग्लोबिन की संख्या भी यहां पर ज्यादा होती है, अर्थात 16.5 से लेकर 17 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। तो यह बहुत महत्वपूर्ण डेटा हैं जो सीधे ही प्रश्नों में पूछे जाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं रक्त से संबंधित। रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? जो पिंबाणु हैं उनकी संख्या 2 लाख से लेकर 4 लाख क्यूबिक प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, इनकी संख्या शरीर में इतनी ही पाई जाती है। और हमने बात की थी कि जो डेंगू रोग होता है उनमें इनकी संख्या बहुत घट जाती है, जो कि जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। अतः बिंबाणुओं की संख्या इस निश्चित जो रेफरेंस दिया गया है 2 लाख से लेकर 4 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए। श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? हमने कहा था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जब अनुपात देखा था तो 600 आरबीसी होते हैं तो केवल 1 डब्ल्यूबीसी यानी 600 अनुपात 1, अर्थात इनकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन इनकी कम संख्या भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि यह प्रतिरक्षी तंत्र के एक बहुत सहायक कणिकाएं होती है। तो इनकी संख्या होती है 5000 से लेकर 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर। डब्ल्यूबीसी की संख्या शिशुओं में सर्वाधिक होती है। धीरे धीरे जैसे हम एनवायरमेंट के संपर्क में आते हैं, रोगाणु, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के जो भोजन हम बाहर लेते हैं उन सब के कारण फिर हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या किसमें सर्वाधिक होती है? बच्चों में या शिशुओं में सर्वाधिक होती है, जबकि वयस्कों में वह कम होती है। अब सीरम जो होता है उसका थक्का नहीं बनता है, तो प्रश्न आता है ये सीरम है क्या? सीरम एक प्रकार का ऐसा द्रव है, यदि प्लाज्मा में से जो प्लाज्मा तरल द्रव होता है उसमें से अगर हम प्रोटीन फाइब्रिनोजन हटा दें, या उसकी 2-3 प्रोटीन होती है, अर्थात प्लाज्मा में से अगर प्रोटीन भाग को हटा दिया जाए तो जो तरल बच जाता है वह क्या कहलाता है? वह सीरम कहलाता है। और यह सीरम बहुत महत्वपूर्ण होता है विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए जो चिकित्सक परामर्श में लिखी जाती हैं। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, जिन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला कहा जाता है, उनमें भी एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो इस प्रकार की जांचें करता है। तो सीरम का थक्का कभी नहीं बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है। और नेचुरली ये कैसे बनेगा? हमने कहा कि प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दी जाए तो वह सीरम होता है। जब प्रोटीन ही नहीं है फाइब्रिनोजन, तो वह थक्का कैसे बनेगा? तो बहुत आसान सा पॉइंट है, लेकिन डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से किन का थक्का नहीं बनता है? प्लाज्मा, ब्लड, लाल रक्त कणिकाएं और सीरम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सीरम। और सीरम का जो अध्ययन होता है उसे सीरोलॉजी कहा जाता है। रुधिर में मौजूद हिपेरिन नामक प्रोटीन प्रतिस्कंदक की तरह कार्य करता है। प्लाज्मा में प्रोटीन की बात हमने कही थी कि जो ये प्लाज्मा प्रोटीन है हिपेरिन, यह रक्तवाहिनियों में पाया जाता है। और रक्तवाहिनियों में यदि थक्का बन गया तो रक्त तो वहीं रुक जाएगा, जो कि मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए
हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है वह थक्का नहीं बनाता, यानी वह स्कंदक नहीं है। स्कंदक नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको प्रतिस्कंदक कहा जाएगा, अर्थात एंटीकोगुलेंट है। वह उसका थक्का नहीं बनने देता है और हमारी रक्तवाहिनियों में रक्त आसानी से प्रवाहित होता है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जहां रक्त से संबंधित सीधे पूछे जाने वाले प्रश्नों की और जानकारी मैं आपको दूंगा। अब एक नया जो अध्याय है, इसी में रक्त समूह, बहुत महत्वपूर्ण कि रक्त से रक्त समूह यानी विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। रक्त समूह की बात क्यों की जा रही है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सभी मनुष्यों में जो रक्त होता है उसका ग्रुप एक जैसा नहीं होता है। तुरंत दिमाग में बात आती है, सबका रक्त लाल ही तो दिखता है सर। नहीं, रक्त तो लाल दिखता है, लेकिन इन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, वह मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है। इसी आधार पर यह रक्त समूह भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण खोज की थी वह करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो वैज्ञानिक थे वह ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले थे और उन्हें इस विशेष खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था चिकित्सा क्षेत्र में, जिसको फिजियोलॉजी और मेडिसिन कहते हैं हम, उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला था। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में यह खोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सभी मनुष्यों का रक्त समूह एक जैसा नहीं होता है। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह में इस भिन्नता का कारण लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी की सतह पर उपस्थित एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। और वह पदार्थ किस तरह कार्य करता है? वह एक एंटीजन या प्रतिजन की तरह कार्य करता है, वह एंटीजन होता है और यही वह भिन्नता का कारण है। ध्यान देना यह शब्द ग्लाइकोप्रोटीन पे। देखिए, ग्लाइको जब भी आता है उसका अर्थ होता है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, और पीछे का शब्द क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन ही होता है जो अमीनो अम्ल की संयुक्त और जटिल इकाइयां होती है। ग्लाइको में जो शुगर आती है, कार्बोहाइड्रेट आती है, जिसमें फ्यूकोज होता है, गैलेक्टोसेमाइन होता है और साथ में क्या जुड़ा होता है? प्रोटीन, अर्थात कोई एक एंजाइम होता है जिसे हम ट्रांसफेरेज कहते हैं। इन दोनों से मिलकर उस प्रतिजन का निर्माण होता है जिसे एंटीजन बोलते हैं हम, और वह एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ही उपस्थित होता है। इसी आधार पर कार्ल लैंडस्टाइनर ने प्रारंभ में 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे। उन्होंने कहा था एक ब्लड ग्रुप होता है ए, दूसरा उन्होंने बी नाम दिया था और तीसरे का नाम प्रारंभ में उन्होंने सी रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे जीरो कहा था। जीरो अर्थात जिस पर कोई भी प्रकार का, जीरो का अर्थ क्या होता है? कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, तो जीरो, नल, बिल्कुल नील कह सकते हैं हम, शून्य। बाद में इसी जीरो को ए बी के साथ ओ कहा गया। क्या कहा गया? ओ। इस प्रकार यह तीनों एंटीजन के नाम दिए गए थे। तो एंटीजन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए, हमने कहा था रक्त समूह ए और रक्त समूह बी, तो एंटीजन ए और एंटीजन बी, इन्हीं आधार पर ये 2 रक्त समूह बन गए, टाइप ए और टाइप बी। तीसरे प्रकार की अभी बात की जिस पर कोई एंटीजन नहीं था, अर्थात जीरो। जीरो को हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन बाद में उसे क्या कहा गया? ओ। तो यह हो गया तीसरे प्रकार का एंटीजन। इन्हीं में एक और प्रकार का ब्लड ग्रुप देखा गया बाद में, जिसमें दोनों ही एंटीजन उपस्थित थे, ए और बी दोनों। उस रक्त समूह को क्या कहा गया? उस रक्त समूह को ए बी नाम दिया गया, तो टाइप ए बी। इस प्रकार यह जो रक्त समूह है यह ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहलाते हैं, लेकिन इसमें 4 रक्त समूह बने थे, ए बी और ओ। आरबीसी में उपस्थित एंटीजन के आधार पर ही मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर समूह या रक्त समूह पाए जाते हैं। अभी हमने चर्चा की जिनको ए बी और ओ कहा जाता है। अब प्रतिजन होता क्या है? एंटीजन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रतिजन या एंटीजन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से प्रतिपिंड
उत्पन्न करवाने वाले पदार्थ या अणु क्या कहलाते हैं? प्रतिजन। यानी जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं हम, जिससे इम्यूनिटी आती है, उस इम्यून सिस्टम से प्रतिपिंड या जिनको प्रतिरक्षी भी कहेंगे, जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी अर्थात वह पदार्थ या अणु जो प्रतिरक्षा तंत्र से एंटीबॉडी उत्पन्न करवाने में सहायक हो, उनको क्या कहा जाता है? एंटीजन या प्रतिजन। अब शब्द पे ध्यान दीजिए, याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। एंटी और इसमें साथ में लिखा हुआ है जन। देखो, एंटी शब्द जब भी आता है, हम साधारण भाषा में कहते हैं कि यह उस पार्टी का है और यह उस पार्टी का एंटी है। एंटी का मतलब क्या हुआ? विरोधी। तो खुद के विरोध में जैन का अर्थ आ रहा है यहां जनरेट। हम कहते हैं जनरेटर। जनरेट यानी उत्पन्न करना। जनरेटर, जनरेटर क्या कर रहा है? बिजली जाने पर जनरेटर काम कर रहा है, वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर एंटीजन यानी इसके विरोध में कुछ उत्पन्न हुआ या उत्पादित हुआ, वह क्या हुआ? वह हो गया एंटीबॉडी। तो एंटीजन तो हुआ कि एंटीबॉडी उत्पन्न करवाने में सहायक पदार्थ या अणु, और एंटीबॉडी क्या हो गई? ऐसी प्रोटीन जो प्रतिरोधी प्रोटीन्स कहलाती है और उन्हीं अणुओं से मिलकर बनती है, वह हो गए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। हमने कहा था एंटीजन दो प्रकार के थे, एंटीजन ए, एंटीजन बी, कैपिटल लेटर में लिखा था। तो एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, यहां पर ध्यान देना होगा। यह भी दो प्रकार की हुई, ए स्मॉल ए या जिसको एंटीबॉडी ए कहते हैं, और स्मॉल बी और एंटीबॉडी बी। तो प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड भी दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए, एंटी बी। अब हम समझते हैं रक्त समूहों में प्रतिजन, प्रतिरक्षी और रक्त समूह, जिन पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको मैंने टेबल के माध्यम से आपको दर्शाया है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है समझने में। रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ, चारों प्रकार के रक्त समूह हमने दिखाए यहां पर। अब ए रक्त समूह में प्रतिजन या एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? तो हमने कहा था जो रक्त समूह बने उनका आधार ही एंटीजन के पाए जाने पर ही वर्गीकरण किया गया। तो ए में ए एंटीजन था, बी में बी एंटीजन था, और तीसरे प्रकार का कौन सा था जिसे हमने जीरो कहा था, अर्थात उस पर कोई एंटीजन नहीं था, वो था जीरो को ओ लिख सकते हैं, जीरो जैसा ही ओ होता है। तो याद रखने के लिए हमें रखना है ओ में कोई भी एंटीजन नहीं था, और बाद में एक और रक्त समूह मिला था जिसमें दोनों ही प्रकार के एंटीजन थे, ए और बी। तो जो ए बी रक्त समूह है उसमें दोनों ही प्रकार के एंटीजन या प्रतिजन उपस्थित हैं, ए बी। हमने बात की थी यह प्रतिजन ही प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी को उत्पन्न करने में सहायक पदार्थ या अणु होते हैं। तो प्रतिरक्षी कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है, यह अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन से इसको गलत करके आ जाते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यदि ए रक्त समूह है तो उसमें जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी होगा वह हमेशा क्या होगा? बी होगा, जिसको स्मॉल बी से लिखा जाता है। ए कभी नहीं होगा, ए का ए कभी नहीं होगा। इसी प्रकार रक्त समूह बी है तो उसमें जो एंटीबॉडी होगा वह क्या होगा? ए होगा, यानी उसका अगेंस्ट होगा, यानी स्मॉल ए से जिसको दिखाया जा रहा है। ए बी यदि रक्त समूह है तो उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ए बी जो एंटीजन थे इसलिए वहां पर ये दोनों आपस में निरस्त हो गई। ऐसा समझ लीजिए कि इन दोनों में टकराव हो गया और दोनों ने अपने आप को मार दिया, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। अंतिम ओ समूह जिसपे हमने कहा था जीरो, अर्थात जीरो यानी क्या जीरो था? एंटीजन। एंटीजन जीरो था तो एंटीजन जीरो होगा तो इसमें दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। यह टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त समूह की बात कर रहे थे हम, रक्त समूह से कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं। जो सर्वदाता रक्त समूह होता है वह ओ ग्रुप होता है। हमने कहा था ओ ग्रुप वही था जिस पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया था, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर जब कोई एंटीजन नहीं था अर्थात जीरो था, उसी को हमने क्या कहा? वह ओ ग्रुप है, और वही सभी को रक्त देने में सक्षम है, इसीलिए इसको सर्वदाता अथवा
सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। इसी क्रम में देखते हैं सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, अर्थात यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सार्वभौमिक ग्राही जो सभी से रक्त ले सकता है, वह है ए बी रक्त समूह। अर्थात लाल रक्त कणिकाओं पर ए बी एंटीजन पाया जाता है तो वह ए बी रक्त समूह होगा, और इसमें चूंकि कोई भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होती है इसलिए यह सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह बताया जाता है। कुछ और तथ्यों को देखते हैं। रक्त समूह जिसमें प्रतिजन अनुपस्थित, वही बात है जो मैंने अभी दोहराई थी, रक्त समूह जिसमें प्रतिजन अनुपस्थित परंतु प्रतिरक्षी अथवा एंटीबॉडीज उपस्थित होता है, वह रक्त समूह कौन सा होगा, ओ रक्त समूह होगा। इसका उल्टा, वह रक्त समूह जिसमें प्रतिजन तो उपस्थित परंतु प्रतिरक्षी अर्थात प्रतिपिंड या एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, वह रक्त समूह कौन सा होगा, वह ए बी होगा। अब यह जो तथ्य हैं इनके प्रति एक अभिक्रिया होती है जो एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए उसको और इसको समझते हैं। एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी स्मॉल ए, ध्यान रखना यहां ये ए एंटीबॉडी को दर्शा रहा है जबकि कैपिटल ए एंटीजन को दर्शा रहा है, और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी कभी भी साथ नहीं रह सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ, साथ नहीं रहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि ए को बी का रक्त दिया गया या बी समूह वाले को ए का रक्त दिया गया तो ये साथ हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा, अर्थात रक्त का एग्लूटिनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होगी और रक्त कण आपस में चिपक जाएंगे। जब रक्त कण आपस में चिपक जाते हैं तो वह वहीं पर ठहर जाते हैं, और ऐसा हुआ तो रक्त वाहिनी में क्लॉट हो जाएगा, अर्थात रक्त ठहर जाएगा जो आसानी से प्रवाहित नहीं होगा, अंततः वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी कभी भी साथ नहीं रह सकते हैं। इन्हीं रक्त समूहों में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडीज को हम स्पष्टतः चित्रों के माध्यम से समझते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा और यह आपको आसानी से समझ में आएगा। सर्वप्रथम ये देखिए, एंटीजन को हमने ए एंटीजन को ए की तरह ही लिखा है जो आपको दिख रहा होगा, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ए एंटीजन को हमने इस तरह से दर्शाया है, यह एंटीजन है। बी एंटीजन को हमने इस तरह से दर्शाया है, चूंकि ए लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, जब बी लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, तो बी एंटीजन को हमने उसका कर्वेचर इस तरह से इस चित्र में दिखाया है। तो यह एंटीजन, अब देखिए ब्लड ग्रुप ए अर्थात ए रक्त समूह ए एंटीजन वाला होगा, और उस पर यह लाल रक्त कणिका है, इसकी सतह पर ए एंटीजन इस प्रकार बना हुआ है, यह पूरा ए एंटीजन है, इस प्रकार दर्शाया है इसको। ए जैसा ही दिख रहा है, कैपिटल ए ऐसे ही लिखा जाता है। ब्लड ग्रुप बी, बी एंटीजन होता है, और बी का जो कर्वेचर है, जो गोल सतह है, जो उत्तल की तरह निकली हुई है, उसको हमने इसी तरह दिखाया है यहां चित्र में, ये बी एंटीजन इस प्रकार। तीसरे प्रकार का ब्लड ग्रुप ए बी, अर्थात इसमें ए भी है और बी भी है, तो दोनों को चित्रों से इसकी सतह पर लाल रक्त कणिका की सतह पर दिखाया है। यह ए है, यह बी है, देखिए ए की तरह दिखाया है, यह बी की तरह, तो यह दोनों एंटीजन इसकी सतह पर लगे हुए हैं। और अंतिम रक्त समूह, बार बार इसे दोहरा रहा हूं, ओ, जिसे हमने क्या समझा था पहले, जीरो, अर्थात कोई एंटीजन नहीं होता है, और रक्त समूह का वर्गीकरण का आधार भी एंटीजन ही था। तो यहां कोई एंटीजन आपको नहीं दिख रहा है इसकी सतह पर, तो यह ब्लड ग्रुप हो गया ओ। इस प्रकार यह सारे एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ऐसे चिपके हुए रहते हैं। एंटीजन के बाद समझते हैं एंटीबॉडीज या प्रतिपिंड, या जिन्हें हम प्रतिरक्षी भी कहते हैं।
पहले सर्वप्रथम ये जान लेते हैं यह प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो रक्त में जो प्लाज्मा का भाग होता है उसमें हमेशा एंटीबॉडी पाए जाते हैं, अथवा सीरम में भी एंटीबॉडीज मिलते हैं। सीरम जिसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन ना होती है, प्रोटीन एब्सेंट होती है, तो वह सीरम होता है। और बाकी यदि प्लाज्मा कहेंगे तो उसमें यह प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, तो वह प्लाज्मा होता है। तो यह एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो देखिए एंटीबॉडीज का जो शेप होता है वह वाई के आकार का होता है। यदि ये कोई सेल है तो उसके चारों तरफ इस प्रकार वाई के आकार की एंटीबॉडीज लगी रहती है। और इनको यदि मैं ऐसे बना देता हूं, और यह एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है। और जिसमें रक्त समूहों पर जो ज्यादातर एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है वह होती है IgM, एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबुलिन के कई प्रकार होते हैं, उनमें से जो IgM होता है, जिसको I, G और M लिखा जाता है, यह जो एंटीबॉडीज होती है यह प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में उपस्थित रहती है। इनका आकार वाई के आकार का होता है और इस प्रकार यह स्थित रहती है प्लाज्मा में। तो देखिए वाई आकार की एंटीबॉडी को मैंने यहां नीले रंग से दर्शाया है दोनों में। अब एक एक करके देखते हैं हम। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप है ये, तो एंटीजन ए होता है। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो यहां एंटीबॉडी जो है वह हमेशा स्मॉल बी होगी। अब इसको चित्र को यहां देखेंगे आप, जहां मैं बता रहा हूं इस बी को हमने जो दिखाया है उसको बी की तरह कर्वेचर होता है इस एंटीबॉडी का। इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, यह दोनों साइट वही होती है जहां पर एंटीजन आकर अटैच होता है, यानी फंसता है। तो इसका एंटीजन कौन सा है? ए है। क्या ए इस एंटीबॉडी जो बी जैसा है इसमें फंस सकता है क्या? अगर ये एंटीजन यहां से गया और यहां लगा तो क्या फंस सकता है क्या? उत्तर होगा नहीं, पूर्णतः ये फंसेगा नहीं, क्योंकि उसका सांचा ऐसा है ही नहीं। यदि हम ताले और चाबी की जो बात जानते हैं कि जो विशेष या पर्टिकुलर चाबी होती है उसी से वो ताला खुलता है, तो ये एंटीजन ए में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वह होगी बी, क्योंकि उसकी सतह जो है जहां एंटीजन निर्धारण सतह होती है या जहां एंटीजन संलग्न होता है, जुड़ता है, वह इस प्रकार होती है, वह बी की जैसी होती है। जो बी लिखते हैं हम ऐसा उल्टा बी बना देते हैं ऐसा, तो ये जो बी का आकार है वैसे ही इसकी जो ये खांच होती है। इसी प्रकार बी रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होगा? संभवतः आपको सबको पता है यह बी एंटीजन ही है, परंतु एंटीबॉडी कौन सी होगी? वाई आकार की एंटीबॉडी आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें एंटीबॉडी जो होती है वह स्मॉल ए से लिखी जाती है। अब उसका आकार देखिए, एंटीबॉडी की जो खांच है जहां एंटीजन डिटैच होता है यह आकार ए के जैसा ही है, अर्थात ए होगा। यहां बी के जैसा था अर्थात एंटीबॉडी बी होगी। तो इसको याद रटने की जरूरत ही नहीं है, हम चित्र से ही याद रख सकते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? उत्तर होगा बी, क्योंकि इसका जो कर्वेचर बन रहा है इस वाई आकार की जो एंटीबॉडी का, प्रोटीन कह सकते हैं जिसका, वो बी जैसा है। बी रक्त समूह में ए जैसा है, तो बी रक्त समूह में एंटीबॉडी कौन सा हुआ? ए हुआ। इसी प्रकार इसी क्रम में समझते हैं ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह को, कि इन पर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, यदि है या नहीं है। हमें पता है ए बी रक्त समूह में कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीजन ए और बी दोनों ही उपस्थित होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं दोनों एंटीजन, यह ए एंटीजन है और यह बी एंटीजन है जो इस लाल रक्त कणिका की सतह पर उपस्थित है, जबकि यहां कोई एंटीबॉडी नहीं है। ओ रक्त समूह पर आते हैं। हमने जिसे जीरो कहा था, पुनः दोहरा रहा हूं, वही वापस पॉइंट है। इस लाल रक्त कणिका पर की सतह पर कोई एंटीजन आपको दिखाई दे रहा है क्या? इस प्रकार का ए या बी की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात इस ग्रुप में कोई भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं है, जबकि इस ग्रुप में दोनों ही एंटीबॉडी उपस्थित होती है। चित्र में देखिए, आपको नीले रंग से जो वाई आकार की एंटीबॉडी दिखाई दे रही है, इसका कर्वेचर बी जैसा है, अर्थात यहाँ एंटीबॉडी बी भी उपस्थित है। इसका कर्वेचर ए जैसा है, अर्थात यहाँ इस एंटीबॉडी
ए भी उपस्थित है, या जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रम से लिखें तो, कि दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी ओ ग्रुप में उपस्थित होती है। तो बहुत आसान है, रटने की कहीं जरूरत नहीं है, चित्रों के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं एंटीजन व एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया, यह किस प्रकार होती है। यहां पर दो शर्तें हमने लगाई है। यदि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को आकस्मिक रक्त की जरूरत पड़ी और किसी बी रक्त समूह वाले व्यक्ति ने उसको रक्त दिया तो क्या होगा। देखिए, चित्र के अनुसार देखिए, यह ए रक्त समूह वाला व्यक्ति है जिसको रक्त मिला बी रक्त समूह वाला व्यक्ति का। कैसे पता चला हमको यहां पर चित्र में, क्योंकि यहां पर जो एंटीबॉडी है वह ए है और एंटीबॉडी ए किसमें पाई गई थी, बी रक्त समूह वाले में। बी रक्त समूह वाले ने ए को रक्त दिया तो एंटीबॉडी ए आई। एंटीबॉडी ए का जो ये डिटर्मिनेंट साइट या जो निर्धारक सतह होती है वह ए के आकार की ही होगी, ए है तो ए के जैसी होगी, और उसमें ए का जो एंटीजन है उसका भी आकार ए जैसा है। वह जाकर, बिल्कुल देखिए आप इस चित्र में, वह जाकर फंस रहा है, वह यहां पे फंस रहा है। जैसे ही यह फंसेगा तो एक क्रिया होगी जिसे हम अभिश्लेषण कहते हैं, अर्थात एग्लूटिनाइजेशन, जिसमें प्रतिजन यानी एंटीजन और प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी की क्रिया होने पर वह रक्त के कण आपस में चिपक जाते हैं, अर्थात आरबीसी जो कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो आपस में चिपक जाएगी और ठहर जाएगी। जैसे ही यह ठहरती है तो रक्त वाहिनिकाओं में रक्त का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, और रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो यह बहुत खतरनाक होगा और अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यह परस्पर क्रिया होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की। इसी तरह से हम देखते हैं, यदि बी रक्त समूह वाले को ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त दे दिया तो क्या होगा, तो रिएक्शन होगी एंटीजन बी, क्योंकि बी रक्त समूह अर्थात एंटीजन बी पाया जाएगा, और अब रक्त दिया जा रहा है ए का, तो ए में जो एंटीबॉडी होती है वो हमेशा कौन सी होती है, बी होती है। लेकिन यहां जो क्रिया होगी वह इस एंटीजन बी की इस एंटीबॉडी बी से होगी। ध्यान दीजिएगा, चित्र में देखिए, यह बी लाल रक्त कणिका है और इसके ऊपर यह एंटीजन उपस्थित है, और इसको रक्त दिया ए व्यक्ति का। ए व्यक्ति के शरीर से जो एंटीबॉडी गई वो थी बी एंटीबॉडी। बी का आकार दिख रहा है आपको, हमने ये जो आकार बनाया है, ये शेप बनाया है बिल्कुल बी की तरह। यह एंटीजन जाकर इसमें फंस रहा है। जैसे ही इसमें फंस जाएगा वह की वह स्थिति होगी, लाल रक्त कणिकाएं आपस में चिपक जाएगी और उनका एग्लूटिनाइजेशन अर्थात अभिश्लेषण हो जाएगा, और वह आपस में चिपकने के कारण रक्त को आसानी से प्रवाहित न कर पाएगी और अंततः उस व्यक्ति की भी क्या हो जाती है, मृत्यु। इसी प्रकार से ए बी और ओ रक्त समूह की बात करें तो आपको पता है ए बी रक्त समूह में कोई भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होती है, और जिसे हमने यूनिवर्सल रेसिपिएंट अर्थात सार्वभौमिक ग्राही भी कहा है। तो वह सभी से रक्त ले सकता है, वैसी कोई दिक्कत इस ग्रुप के साथ नहीं होगी। और ओ की बात करते हैं तो ओ में दोनों ही एंटीबॉडीज उपस्थित है लेकिन कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, तो वह सभी को रक्त दे सकता है, क्योंकि उसमें जो कोई एंटीजन ही नहीं है तो वह उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति में बनेगी ही नहीं। तो इस प्रकार यह दोनों, इन दोनों में जो एंटीजन एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया है वह ए बी रक्त समूह के तुलना में काफी आसान है। अब बढ़ते हैं एक और रक्त समूह की तरफ, लैंडस्टाइनर और वीनर द्वारा खोजा गया। 1937 और 1940 के मध्य जो वीनर और लैंडस्टाइनर ने एक विशेष रक्त समूह की खोज की थी। इस रक्त समूह में RH कारक था जिसे प्रतिजन नाम बाद में दिया गया। यह RH प्रतिजन था वह एक बंदर में खोजा गया था, जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं जिन्हें साइंटिफिकली कहा जाता है रीसस मकाका। तो RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम एक विशेष बंदर में की गई जिसे रीसस मकाका कहते हैं। और आपको पता है रीसस यदि हम लिखेंगे तो रीसस RHESUS, तो इसके जो स्टार्ट के दो वर्ड हैं इनिशियली जो आ रहे हैं उसी को उन्होंने RH फैक्टर कहा। वास्तव में उन्होंने रीसस मकाका के इंजेक्शन से ब्लड लेकर रैबिट में लगाया था, तब उनको इस RH फैक्टर का पता चला था।
तो RH, अब RH उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, RH अनुपस्थित है तो उसको हम कहते हैं RH नेगेटिव। पॉजिटिव वह रक्त समूह है जिसमें RH प्रतिजन उपस्थित है। अब ये जो RH प्रतिजन होता है, यह इसमें वैसे 5 प्रकार के अलग अलग प्रतिजन पाए जाते हैं, लेकिन जो इस बंदर में खोजा गया था वह प्रतिजन D लिखा जाता है। उस प्रतिजन या एंटीजन को क्या लिखा जाता है? RH-D, ब्रैकेट में D लिखा जाता है, कैपिटल D, और यहाँ RH लिखा जाता है। तो वह रक्त समूह जिसमें RH प्रतिजन उपस्थित है यानी D एंटीजन उपस्थित है वह हो गया RH पॉजिटिव, और वह रक्त समूह जिसमें RH उपस्थित नहीं है यानी D एंटीजन नहीं है वह हो गया RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है। अभी हम समझते हैं RH पॉजिटिव। देखिए अभी चित्रों के माध्यम से इसको हम देखते हैं। RH प्रतिजन को चित्रों से समझ लेते हैं। देखिए A रक्त समूह, A प्रतिजन उपस्थित है, साथ ही साथ जो हरे रंग से दर्शाया गया वह RH समूह है, तो इसको हम RH पॉजिटिव कहेंगे। A रक्त समूह, तो इसको लिखा जाता है A पॉजिटिव। जब A रक्त समूह है और RH ग्रुप यानी RH एंटीजन या D एंटीजन जिसको हमने कहा था वह उपस्थित है, तो इस ब्लड ग्रुप को लिखा जाता है A पॉजिटिव। यहाँ RH ग्रुप आपको कहीं नहीं दिख रहा है, हरे रंग से जो दर्शाया गया ये आकृति यहाँ नजर नहीं आ रही है, तो यह होता है RH नेगेटिव, तो इस ग्रुप को लिखा जाएगा A नेगेटिव। इसी प्रकार B रक्त समूह में देख लेते हैं। B रक्त समूह में जब RH पॉजिटिव यानी RH प्रतिजन उपस्थित है तो इसको लिखा जाएगा B पॉजिटिव, और इसको लिखा जाएगा जब उपस्थित नहीं है तो B नेगेटिव, क्योंकि यहाँ RH जो प्रतिजन है आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा, जो हरे रंग से यहाँ पर दर्शाया गया इस प्रकार की आकृति में आप देख पा रहे हैं चित्रों से। तो यह पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है यह RH की उपस्थिति के आधार पर लिखा जाता है। उपस्थित है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। इसी क्रम में हम AB के साथ RH प्रतिजन देखते हैं। जब AB रक्त समूह में RH प्रतिजन उपस्थित है, वही हरे रंग से देखो ये आकृति में दर्शाया है मैंने, तो हम कहेंगे RH पॉजिटिव, तो AB पॉजिटिव, और इसी का उल्टा यदि जब RH उपस्थित नहीं है तो AB नेगेटिव। और O रक्त समूह में भी इसी प्रकार यदि RH उपस्थित है तो O पॉजिटिव, और यह ब्लड ग्रुप अधिकांश में मिलता है। और यदि RH प्रतिजन उपस्थित नहीं है लाल रक्त कणिकाओं पर तो वह हो गया O नेगेटिव। इसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने सर्वदाता रक्त समूह को O बताया था, लेकिन अब जब RH प्रतिजन भी अगर जुड़ता है तो हम कहते हैं जो सर्वदाता रक्त समूह होता है वह हमेशा O नेगेटिव होगा, अर्थात जो सबको रक्त दे सकता है वह O ग्रुप तो होगा ही, लेकिन RH प्रतिजन उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए, तभी वह सर्वदाता रक्त समूह बनता है। तो जब यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए और उसमें यदि नेगेटिव पॉजिटिव भी हो तो उत्तर होगा O नेगेटिव। और इसी प्रकार यूनिवर्सल रेसिपिएंट अर्थात सार्वत्रिक ग्राही या सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होगा? वह होगा AB पॉजिटिव। कब? जब पॉजिटिव नेगेटिव भी ऑप्शन में दिए हों। वैसे तो हम कहते हैं कि सभी से रक्त लेने वाला या ग्राही कौन है? AB है, लेकिन RH पॉजिटिव यानी RH उसमें उपस्थित होगा तभी वह सभी से रक्त ले सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। RH प्रतिजन की हम बात कर रहे थे। RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है। इसी क्रम में देखते हैं, यदि पिता RH पॉजिटिव हो और माता यदि RH नेगेटिव हो तो उत्पन्न होने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहली संतान जो होगी उस पर तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका कारण यह है कि इसके विरुद्ध में माता में जो एंटीबॉडीज बनेगी वह थोड़ा टाइम लेती है, अर्थात वह फैलती कम है। और तो और जो गर्भस्थ शिशु होता है अर्थात माता के गर्भ में रहता है वह चारों ओर से प्लेसेंटा या एक आवरण द्वारा ढका हुआ रहता है। एक झिल्ली होती है जिसको एमनियोटिक सैक कहते हैं या प्लेसेंटा कहते हैं। तो वह उस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस शिशु पर वो ज्यादा प्रभाव यानी पहली संतान पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे RH नेगेटिव माता में वह एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएगी और दूसरी संतान पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और उसकी मृत्यु भी हो जाती है।
इसका प्रमुख कारण है एक प्रकार का रोग जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस शब्द को इस प्रकार समझेंगे हम कि जो दूसरी संतान थी उसमें यह एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर गए और जो गर्भस्थ शिशु है उस शिशु के ब्लड में जाकर उन्होंने उस शिशु की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका विखंडन कर दिया, या वो जो लाल रक्त कणिकाएं बन रही है वो बहुत प्री मैच्योर है, अर्थात वो परिपक्व ही नहीं हुई है। तो इस प्रकार ब्लास्टोसिस यानी परिपक्वता नहीं आना या कमी रह जाना लाल रक्त कणिकाओं में, और किसके, फीटस के, फीटस यानी गर्भस्थ शिशु, या इसीलिए फिटेलिस शब्द काम में लिया गया। तो देखिए एरिथ्रोसाइट्स हमने लाल रक्त कणिकाओं को कहा था, लाल रक्त कणिकाओं का रोग है उनमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, और इसी रोग को हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। नवजात शिशुओं का रक्त संबंधित रोग भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार आरएच प्रतिजन बहुत खतरनाक प्रभाव दिखाता है यदि पिता आरएच पॉजिटिव हो और माता आरएच नेगेटिव हो तो दूसरी संतान की मृत्यु तक हो जाती है। रक्त समूह में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वह है बच्चों में संभावित रक्त समूह, यानी पिता और माता का रक्त समूह दिया होता है और बच्चों में संभावित रक्त समूह पूछा जाता है। इसके प्रश्न सैन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, नेवी, एसएसआर इन लेवल पर भी पूछा जाता है। साथ ही साथ जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा में भी इनके प्रश्न निरंतर आते हैं। तो इसको बहुत आसानी से समझना है, इसके लिए हम 5 कंसेप्ट बताते हैं, उनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और उससे यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यह एक टेबल है जिसमें संभावित रक्त समूह और असंभावित रक्त समूह दिया हुआ है, लेकिन इस टेबल को याद करने से पहले हम उन कंसेप्ट को देखते हैं। तो देखिए कंसेप्ट में 5 कंसेप्ट है जिसको हम एक एक करके अभी समझते हैं। अब समझते हैं हम बच्चों में संभावित रक्त समूह के लिए जो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट देखिए, माता एवं पिता का रक्त समूह यदि ए एवं बी हो तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह उपस्थित होगा? तो बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह की संभावना होगी, अर्थात ए और बी रक्त समूह यदि पिता और माता का है तो बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह की संभावना होगी, अर्थात ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो पहला कंसेप्ट याद रखना है माता एवं पिता का, अर्थात यहां जरूरी नहीं है कि माता का ए ही हो और पिता का बी ही हो। यहां ऐसे भी हो सकता है कि माता का बी भी हो सकता है और पिता का ए भी हो सकता है, तो भी बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह की संभावना होगी। इसी क्रम में देखते हैं, यदि माता एवं पिता का ए बी, माता एवं पिता का यानी माता का ए बी है और पिता का अन्य यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है, तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह आएगा? अर्थात हम देख रहे हैं कि यदि माता का ए बी है और ये तो मदर का और फादर का यदि ए बी के साथ कोई अन्य में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यह स्थिति पिता के साथ भी हो सकती है कि माता में ए बी हो सकता है और पिता का ए बी हो, तो फिर बच्चों में कौन सा रक्त समूह हुआ? तो देखिए ए बी और ओ कभी साथ नहीं होते हैं, इन दोनों की आपस में दुश्मनी है। तो हमने लिखा है कंसेप्ट में, ध्यान दीजिएगा, बच्चों में ओ को छोड़कर शेष सभी रक्त समूह की संभावना हो सकती है। ए बी और ओ साथ नहीं रह सकते हैं, ओ को हटा दीजिए वहां से। ओ को हटाने के बाद कौन कौन से रक्त समूह बचे? तो रक्त समूह बचे ए बी तो एक हो ही जाएगा और बचा ए और दूसरा बी। इस प्रकार इन 3 रक्त समूहों की संभावना हो सकती है। इसी क्रम में तीसरा कंसेप्ट देखते हैं, यदि माता एवं पिता का ओ एवं अन्य रक्त समूह है, अन्य रक्त समूह जैसे कि देखिए अन्य रक्त समूह में माता का ओ है, यहां माता का ओ हो सकता है, पिता का भी हो सकता है, यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि माता का ही ओ और पिता का अन्य हो, यहां माता और पिता में एक्सचेंज हो सकता है। तो माता का यदि ओ है और पिता का पहला हमने लिया ए,
तो बच्चों में भी O एवं A की संभावना, यानी ये दोनों लिख दो वापस एज इट इज। यदि O एवं B है, माता का O एवं पिता का B, या पिता का O एवं माता का B है, तो बच्चों में O एवं B की संभावना, O और B को एज इट इज लिख दीजिए। AB और O कभी साथ नहीं हो सकते, इसलिए हमने उसको यहां दिखाया ही नहीं। और यदि माता का भी O हो और पिता का भी O हो, तो बच्चों में किस रक्त की संभावना 100% होगी? O रक्त की ही संभावना होगी। तो इस प्रकार ये कंसेप्ट आपको आसानी से बच्चों में संभावित रक्त समूह का पता लगाने के लिए याद रखने होंगे, जो ये आसानी से आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करवा सकेंगे। अब इसी क्रम में समझ लेते हैं चौथा कॉन्सेप्ट। यदि यहां ये वही कह रहा है O एवं AB रक्त समूह कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं, इनकी आपस में दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि O में दोनों ही एंटीबॉडीज उपस्थित हैं और AB में एक भी एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन दोनों ही एंटीजन उपस्थित है, A और B। तो इसलिए ये कभी साथ नहीं हो सकते हैं। और अंतिम जो कंसेप्ट है वह है माता एवं पिता का रक्त समूह समान होने पर। अब समान की शर्तें हैं, उनको देखिए। माता का A और पिता का भी A हो, तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? तो बच्चों में O एवं A रक्त समूह की संभावना होती है। यानी अगर माता और पिता दोनों का ही A है, तो बच्चों में जो संभावना बनेगी वो होगी, O तो लिख दीजिए, और A है ही, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। इसी प्रकार माता का B एवं पिता का भी B, हमने समान रक्त समूह की बात कर रहे हैं, तो भी क्या होगा? O तो आएगा और B की रक्त संभावना होगी ही होगी। इस प्रकार यदि माता एवं पिता का रक्त समूह समान होने पर हमने दो कंसेप्ट देखे कि A और A हो तो O, बच्चों में O और A होगा। इसी प्रकार B और B हो तो बच्चों में भी O और B होगा। तीसरा कंसेप्ट, समान वाले कंसेप्ट पे ही हम बात कर रहे हैं। यदि माता का AB हो और पिता का भी AB रक्त समूह हो तो बच्चों में संभावना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, दोनों में AB होने पर बच्चों में A, B एवं AB तीनों की ही संभावना होगी ही होगी। रक्त समूह में यह बात हमें ध्यान रखनी है, रक्त समूह जो होते हैं यह बहुविकल्पी जीनों के उदाहरण होते हैं और रक्त समूह जीन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जीन के द्वारा ही इन पर जो ग्लाइकोप्रोटीन नामक एंटीजन बनता है और उस एंटीजन के आधार पर ही हमने रक्त समूह का वर्गीकरण किया था कि एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन AB और O में कोई भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं। इसी प्रकार अंतिम कंसेप्ट में देखते हैं, यदि माता का O यानी समान वाले कंसेप्ट में चौथा पॉइंट, माता का भी O और पिता का भी O हो तो ऐसा रक्त समूह होने पर बच्चों में भी किसकी संभावना होगी? O रक्त समूह की ही संभावना होगी। तो इस प्रकार ये कंसेप्ट यदि हमें ध्यान रहेंगे तो बच्चों में संभावित रक्त समूह आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब इन्हीं को हम एक टेबल के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रक्त समूह का मिलान, यदि O A के साथ रक्त, माता का O पिता का A, या दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, माता का A और पिता का O हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह O होगा, A होगा। इसी तरह O एवं B हो तो O होगा, B होगा। इसी प्रकार O एवं AB हो तो दोनों ही नहीं होंगे, यहां ध्यान रखना है। यह दोनों दुश्मन है तो दुश्मनों का फायदा पड़ोसी उठा गए। पड़ोसी कौन है? A है और दूसरा B है, अर्थात AB नहीं हो सकता, O भी नहीं हो सकता, तो फायदा कौन उठा गए? दो बचे हुए कौन है? A और B। तो A और B हो सकता है, A और B, AB की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। और अंतिम में यदि O समान है तो O ही होगा, वह O हो सकता है संभावित रक्त समूह। तो इस प्रकार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, यह आपके जरूर समझ में आ जाएगा, टेबल फॉर्म में है। अब A रक्त समूह का मिलान कर लेते हैं। देखिए, यदि माता का A है और पिता का भी है, यानी समान रक्त समूह होने पर O आएगा और जो समान है उसको लिख देंगे, तो ये समान वाला आ गया और साथ में O आएगा ही आएगा। इसी प्रकार यदि माता का रक्त समूह A है और पिता का B है, पहला कॉन्सेप्ट, A
माता का ए पिता का बी या माता का बी और पिता का ए होने पर चारों प्रकार के रक्त समूह की संभावना रहती है, ए बी और ओ। और इसी क्रम में ये ए का मिलान जब ए बी से होगा, ए का मिलान जब ए बी से होगा तो दुश्मन को छोड़कर, अर्थात ए बी और ओ कभी साथ नहीं रह सकते, यानी ओ को छोड़कर यहां तीनों ब्लड ग्रुप आएंगे, ए बी और ए बी। अब ए का मिलान ओ से इसलिए नहीं कर रहे हैं हम, देखिए, क्योंकि यहां पर देखिए आप, ओ का मिलान हम ए से कर चुके हैं यहां पर, कि ओ जब ए से क्रिया करेगा तो ओ की संभावना और ए की संभावना होती है। इसी क्रम में हम बी रक्त समूह का मिलान देख लेते हैं। यदि माता और पिता दोनों का ही बी हो तो बी रक्त समूह होने पर कंसेप्ट के अनुसार ओ होगा और दूसरा वो होगा जो समान है, अर्थात बी होगा। अब ए के साथ हमने बी का मैच देख लिया था और ओ के साथ भी देख लिया था, इसलिए उन दोनों को हम पुनः नहीं लिखेंगे। अब बच गया था ए बी, तो बी का ए बी के साथ, यानी माता का बी और पिता का ए बी हो या वाइस वर्सा, अर्थात माता का ए बी हो और पिता का बी हो, तो संभावित रक्त समूह तीनों होंगे और दुश्मन नहीं होगा, अर्थात ए बी का दुश्मन कौन होता है? ओ, और ओ का दुश्मन ए बी। तो ओ को छोड़कर बाकी तीनों रक्त समूह यहां आ जाएंगे, ए बी और ए बी। इसी क्रम में जो अंतिम रक्त समूह है हमारा ए बी, उसका मिलान देख लेते हैं। तो ए बी को हमने बाकी सभी का रक्त का मिलान कर दिया है, यानी तीनों ग्रुप से हमने देख लिया है कि ओ, ए और बी के साथ क्या होगा। तो अंत में बचता है केवल एक ही, यदि माता का ए बी हो और पिता का भी ए बी हो, समान होने पर यहां तीनों प्रकार के रक्त समूह होंगे, दुश्मन नहीं आएगा, अर्थात ओ नहीं आएगा। ओ को छोड़कर तीनों रक्त समूह यहां रहेंगे। तो यह है बच्चों में संभावित रक्त समूह के जो कंसेप्ट थे, उन कंसेप्ट पर आधारित आप टेबल को सॉल्व करेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, कुछ और तथ्य जिनको हम जान लेते हैं और यह प्रश्नों के रूप में सीधे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य, रक्तदान के समय एक यूनिट में कितना टोटल ब्लड होता है? तो वह होता है लगभग 350 ml। कितना रक्त होता है? 350 ml। 350 मिलीलीटर रक्त होता है। एक यूनिट रक्त जब चढ़ाया जाता है तो उसमें कुल मात्रा है 350 मिलीलीटर होती है रक्त की। मानव हृदय 1 मिनट में 3 से 5 लीटर रुधिर को पंप करता है पूरी बॉडी में। हमें पता है कि हमारे शरीर में संपूर्ण रक्त 5 से 6 लीटर होता है। उच्च रक्तदाब या रक्तचाप या जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वह कितना होता है? तो इसमें जो रक्तदाब होता है जिसे स्पिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, वह 140/90 mm ऑफ Hg अर्थात हाइड्रोजन या जिसे मरकरी या पारा कहते हैं, जिसको रेफरेंस के लिए रखा जाता है, वही दाब के रेफरेंस में मापा जाता है। तो उच्च रक्तदाब 140 से लेकर 90 mm ऑफ Hg होता है, जबकि सामान्य कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। इसी क्रम में निम्न रक्तदाब कितना होता है? निम्न रक्तचाप भी कहते हैं जिसे, या जिसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, लो बीपी जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं। इसमें रक्तदाब घटकर 90/60 mm ऑफ Hg हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, सीधे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, सामान्यतः रक्त में शर्करा का स्तर लगभग 80 से लेकर 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, और डायबिटीज जिनको होती है उनमें यह बढ़ जाता है। भूखे पेट अर्थात यदि फास्टिंग है यानी खाना नहीं खाया है, तो रक्त में शर्करा का स्तर कितना होता है? वह 70 से लेकर 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, क्योंकि ये लैब, पैथोलॉजी लैब में जो जांच करते हैं तो वो हमेशा जो यूनिट बताते हैं, इकाई देते हैं, वो डेसीलीटर होता है। तो भूखे पेट अर्थात फास्टिंग ग्लूकोज कितना है? वह होगा 70 से लेकर 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सामान्यतः रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 80 से लेकर 180 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होती है। कोलेस्ट्रॉल अर्थात जो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं, LDL, HDL,
उन्हीं की बात कर रहे हैं या टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है, उनको मिलाकर। रक्त संबंधित रोगों के बारे में, तो रक्त से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं? हीमोफीलिया, जो आनुवांशिक रोग है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है और रक्त बहता रहता है। ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर। थैलेसीमिया, यह भी रक्त से संबंधित रोग है जिसमें बच्चों में पूरे शरीर का रक्त हर वीक में या 10 दिन में चेंज करना पड़ता है। और सिकल सेल एनीमिया, यह भी एक प्रकार का आरबीसी से संबंधित रोग है जिसमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। तो यह चारों ही रक्त से संबंधित रोग हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को या रक्त संबंधी अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। फिर प्लाज्मा डोनेट करने की विधि क्या कहलाती है? तो इस प्रोसेस को या इसके लिए जो टर्म है वह है प्लाज्मा फेरेसिस। और यह शब्द अभी बहुत न्यूज में है क्योंकि कोविड-19 अर्थात जो कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, एक बार जो इससे संक्रमित यानी पॉजिटिव पाए जाते हैं और उपचार के बाद वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपको पता है कि उनके प्लाज्मा में, हमने कहा था प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो उन लोगों के प्लाज्मा में कोरोना के विरुद्ध में एंटीबॉडीज बन जाती है। और वह यदि प्लाज्मा अपना डोनेट करते हैं किसी पेशेंट के लिए, तो वह एंटीबॉडीज उनके शरीर में भी पहुंच जाती है, तो वो कोरोना से फाइट करती है। तो इस प्रकार जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनके उपचार की एक विधि है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा डोनेट करने की विधि क्या कहलाती है? प्लाज्मा फेरेसिस। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो हमारे वृक्क की कोशिकाओं से स्रावित होता है, उसके द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात आरबीसी बनाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है और वह कहां से स्रावित होता है? उत्तर होगा इरिथ्रोसाइट्स, हम लाल रक्त कणिकाओं को ही कहते हैं। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और यह वृक्क की कोशिकाओं से स्रावित होता है। ब्लड बैंक की बात करते हैं। आपको पता है कई बार आकस्मिक दुर्घटना में जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो रोगी होता है घायल हो जाता है कि उसको तुरंत या शीघ्र रक्त देने की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड बैंक जो हॉस्पिटल में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें ब्लड रखे रहते हैं। तो वह ब्लड बैंक में रक्त कैसे रहता है? यहां एक प्रश्न उठता होगा कि हम कहते हैं कि चोट लगने पर थोड़ी देर में रक्त का थक्का बन जाता है, तो जब वो रक्त निकाल कर ले जाते हैं तो उसका थक्का क्यों नहीं बनता? उसका कारण यह है कि उस बैग में, उस रक्त के बैग में जिसमें रक्त डाला हुआ है या जिसको हम होल ब्लड कहते हैं, उसमें सिट्रेट या ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट यानी प्रतिस्कंदक के रूप में डाला जाता है। साथ ही कुछ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वह होते हैं फॉस्फेट और डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा, जैसे ग्लूकोज वैसे डेक्सट्रोज। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? CPD। बहुत आसान है, C से सिट्रेट, P से फॉस्फेट और D से डेक्सट्रोज। साथ ही साथ इसमें एडिनिन भी मिलाया जाता है, तो आजकल उसको कहते हैं CPDA, A फॉर एडिनिन। यह भी अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है। ब्लड बैंक में उस रक्त को हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? तो देखिए, ब्लड बैंक में रक्त 6 हफ्तों या 42 दिन तक रेफ्रिजरेटर यानी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है उसमें सुरक्षित रहता है। फ्रोजन या फ्रीजर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फ्रोजन रक्त तो कई वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है रक्त से संबंधित, ध्यान दीजिएगा इन पर, और परीक्षा में इनसे सीधे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं हम। देखिए, मानव रक्त जो होता है प्राकृतिक कोलाइडी विलयन होता है। प्राकृतिक है और कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन से यह अर्थ होता है कि इसके जो कणों का आकार है वह ऐसा है जैसे कि, अगर आप सीधी भाषा में समझें तो जैसे हम दूध को अगर छाने तो दूध को छानने पर जो पीछे मलाई के कण बच जाते हैं, तो वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है और वो भी एक प्राकृतिक है।
तो इसी प्रकार रक्त भी, वैसे तो हम उसको तरल रूप में मानते हैं, लेकिन हमने कहा था कि प्लाज्मा तरल भाग होता है और रक्त कणिकाओं सहित जो वो रक्त कणिकाएं उस प्लाज्मा में तैरती है वो मिलकर पूरा रक्त बनता है। हमने कहा था 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग जो होता है वह रक्त कणिकाओं का होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार इनमें कणिकाएं भी है और तरल रूप में, वो द्रव रूप में भी है। तो वह एक प्रकार का प्राकृतिक है और कोलाइडी विलयन बनाता है। RH प्रतिजन की खोज कार्ल लैंडस्टाइनर और वीनर ने की थी। दोनों वैज्ञानिक, लैंडस्टाइनर जो प्रमुख ABO ब्लड ग्रुप जिन्होंने खोजा था, उन्होंने ही बाद में प्रयास किए और वीनर के साथ इन्होंने RH प्रतिजन या जिसको रिसस फैक्टर कहा जाता है उसकी खोज की थी। अब मानव रक्त का pH कितना होता है? जो pH मान होता है, आपको पता है यह pH स्केल 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। 7.0 अर्थात 7.0 पर यह उदासीन प्रकृति दर्शाती है और 7.1 से लेकर 14 तक जो स्केल होता है वह क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। तो जो मानव रक्त का pH मान है वह है 7.4, अर्थात 7 से ज्यादा हुआ लेकिन 14 तक तो नहीं गया। तो ये कैसा है? यह हल्का क्षारीय है, यानी मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है अपनी प्रकृति में। फिर देखिए स्वस्थ मनुष्य में कुल रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इस रक्त का दाब कितना होता है? देखिए ये द्रव का रूप है और द्रवों का एक मुख्य गुण है उनमें दाब होना। तो जब रक्त हमारे शरीर में हृदय पंप करता है, फेंकता है, तो उसमें दाब होता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम बीपी कहते हैं वह कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। Hg अर्थात पारा, जिसे हम हाइड्रोजीरम या मरकरी भी कहते हैं, उसको रेफरेंस प्रेशर के रूप में मापा जाता है। रक्तदाब जो मापने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण या यंत्र होता है, डॉक्टर के पास आपने देखा होगा, जो एक यहाँ पर जो बैंडेज वो लगाते हैं और उसके बाद प्रेशर उसमें भरा जाता है। तो उस उपकरण को क्या कहा जाता है? उस उपकरण को स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। इसका आविष्कार डॉक्टर रिगरोसी ने किया था, जो बहुत ही उपयोगी उपकरण साबित हुआ चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। इसी के साथ एक रोचक जानकारी रक्त समूह से जुड़ी हुई है। एक रक्त प्रतिजन और पाया गया जिसे बॉम्बे टाइप अथवा HH एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। देखिए इसका नाम बॉम्बे टाइप क्यों रखा गया? क्योंकि इसे सर्वप्रथम बॉम्बे में, जिसे अभी हम मुंबई कहते हैं, पहले बॉम्बे कहा जाता था, उसमें डॉक्टर YM बेंडे ने 1952 में खोजा था। तो इस एंटीजन को बॉम्बे टाइप एंटीजन या इसको HH एंटीजन कहा जाता है। और यह केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में जो लोग रहते हैं उनमें भी बहुत कम पाया जाता है। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जिसे HH एंटीजन या बॉम्बे टाइप एंटीजन कहते हैं। और यह भारतीय उपमहाद्वीप देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ मिडिल ईस्ट जैसे ईरान, इराक, वहां बहुत ही कम लोगों में मिलता है। तो इस प्रतिजन के लिए लोगों को केवल यही ब्लड ग्रुप चाहिए। जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप है उसको केवल बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ही रक्त दे सकता है, अन्यथा उस दूसरे लोगों से लिए हुए रक्त से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो विशेष जानकारी है, यह बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप कहलाता है, जिसको हम HH एंटीजन से प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी ब्लड ग्रुप आपने डायग्राम से डिटेल में समझा। इसी प्रकार बायोलॉजी सब्जेक्ट के अन्य चैप्टर्स को डिटेल में डायग्राम से और आसानी से उसको समझने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप को। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।